खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज दोपहर 2 बजे लोक भवन मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर चर्चा करेंगे। कस्तूरबा गांधी विद्यालय मामले पर भी बात होगी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर चर्चा करेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज दोपहर 2 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो आज दोपहर 2 बजे लोक भवन मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी। पंकज हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्या क्या चीजें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख सकते हैं? देखिए, जो 69,000 भर्ती है वो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। चाहे वो छात्र हों, कापियों को लेकर के जो नंबर कम ज्यादा कई छात्रों के हुए हैं। दूसरी तरफ प्रयागराज में कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो सिंडिकेट में, पर्चा लीक में या कॉपी लिखवाने में शामिल थे। हालांकि अभी इस पे बेसिक शिक्षा विभाग का ऐसा कोई बयान नहीं आया है। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया था कि सब अफवाह है और सोशल मीडिया पे ऐसी अफवाह फैलाने वालों पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कल प्रियंका गांधी ने रणनीति बनाई। जो अभ्यर्थी इसमें थे, जो पासिंग मार्क पाने की स्थिति में थे, अपने आंसर की और कार्बन कॉपी से मिलान करने के बाद वो छात्र हाईकोर्ट भी गए। फिलहाल मामला हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। सरकार पुनर्विचार याचिका का फैसला किया। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी ने बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए अपने पार्टी के नेताओं से बात की और चर्चा की कि इसको बड़े आंदोलन में तब्दील किया जाए। आज सरकार की तरफ से बेसिक शिक्षा मंत्री अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और अब तक जो बेसिक शिक्षा विभाग में जो भर्ती को लेकर के सरकार की पारदर्शिता के साथ जो की गई है वो बातें रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बातें आ रही हैं, जिस तरीके से छात्रों ने आरोप लगाया, कई छात्र हाईकोर्ट में याचिका भी दायर किया, उसके बाद स्थगित हुई, तो उसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं जब बेसिक शिक्षा विभाग के भर्ती पे सवाल उठे हों। कई बार हाईकोर्ट ने रोक लगाई, कई बार भर्तियां रद्द भी हुई। इसके साथ साथ अनामिका शुक्ला के प्रकरण को लेकर के कई सारे नामों से कई जगह, कई जिलों में नियुक्ति ली और वेतन भी लिया। हालांकि कल बेसिक शिक्षा विभाग के जो महानिदेशक है, डीजी, उनके द्वारा कहा गया कि अनामिका शुक्ला 6 जिलों से उनको वेतन मिला है, जबकि 9 जगह उनकी पोस्टिंग थी। जो 25 जगहों की बात थी उस बात को खंडन तो नहीं किया, लेकिन इतना कहा कि उनकी जगह 9 जगह पोस्टिंग थी और 6 जगह से उन्होंने वेतन उठाया, 3 जगह से एक भी पैसा वेतन नहीं मिला। फिलहाल पूरे उस मामले की जांच की जा रही है। इन दोनों मामलों को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की जिस तरीके से किरकिरी हुई प्रयागराज से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी जिस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग की जो व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के हमला बोला, उसके बाद आज सरकार की तरफ से विभागीय मंत्री और विभागीय अपर मुख्य सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी स्थिति स्पष्ट करेंगे। बिल्कुल, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर भी चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल अनन्या, जो प्रक्रिया है जो और भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग कर रहा है उस पर भी बात रखेंगे कि जो भी बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियां हो रही हैं उसमें भ्रष्टाचार, अनियमितता जैसी कोई बात नहीं होगी, पारदर्शिता की बात भी रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से पूर्ववर्ती जो भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग में हुई है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तो वैसे सरकार लॉकडाउन के दौरान
भर्तियों पे रोक लगा दी है। जो भर्तियां प्रक्रिया में थी वो भर्तियां होंगी, लेकिन उन भर्तियों में विवाद, भ्रष्टाचार, नकल या अनियमितता की जब बात आती है तो कोर्ट रोक लगा दे रहा है। जो अभ्यर्थी लगातार मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं उनके उम्मीदों को झटका है, तो प्रदेश सरकार को ऐसी पारदर्शिता व्यवस्था करनी चाहिए कि भर्ती होने के बाद उस पर सवालिया निशान न उठे। उसको लेकर के सरकार की जवाबदेही और बेसिक शिक्षा मंत्री की भी बनती है। और लगातार पहली बार नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, इससे पहले भी कई बार बेसिक शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने में शिक्षक भर्ती में घपले घोटाले होते रहे। अब फिर से जब हुआ है तो आज सरकार की तरफ से तो बार बार कहा जा रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन कई सारी मार्कशीटें सोशल मीडिया पे, कई सारे जो बातें आ रही उससे स्पष्ट है कि बड़ा खेल हुआ है। अब देखना ये होगा बेसिक शिक्षा मंत्री आज किस तरीके से बातें मीडिया के सामने रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज। और वहीं भक्तों के लिए खुला बाबा विश्वनाथ का दरबार, ऑनलाइन दर्शन पूजन कर सकेंगे श्रद्धालु। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, सरकार की गाइडलाइन के साथ मंदिर में एंट्री भक्तों को मिलेगी। तो बाबा विश्वनाथ का दरबार आज से भक्तों के लिए खुल गया। सीएम ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भी हरी झंडी दे दी है। सोमवार को मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद सीएम ने मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने का निर्देश दिया है, जिसके बाद आज से श्रद्धालु बाबा के दरबार में दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं कल शाम को 7:13 पर सीएम योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर की ओर से आम श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए बनाई गई व्यवस्था का जायजा लिया। श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए प्रवेश मार्ग से ही सीएम ने भी मंदिर परिसर में प्रवेश किया। मंदिर की ओर से कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों पर उन्होंने संतुष्टि जताई है। 2 महीने से ज्यादा समय से बाबा के दर्शन का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए खुशी की खबर है। और अब भक्तों को बाबा विश्वनाथ के रुद्राभिषेक के लिए वाराणसी नहीं जाना होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर समिति ने दूरदराज भक्तों के लिए ऑनलाइन पूजा का शुभारंभ किया है। कल 1 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सूक्ष्म रुद्राभिषेक भी किया। इसके लिए देश विदेश में बैठे भक्तों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद उन्हें ये सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। वाराणसी पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन को पहुंचे। करीब 8 मिनट तक गर्भगृह में रुके और सूक्ष्म रुद्राभिषेक किया, जिसके बाद उन्होंने ऑनलाइन पूजा का शुभारंभ किया। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में ऑनलाइन रुद्राभिषेक करवाया जा सकता है। सीएम योगी ने सूक्ष्म रुद्राभिषेक भी किया। दूरदराज भक्तों के लिए ऑनलाइन पूजा का अब ये शुभारंभ किया गया है। देश विदेश में बैठे भक्तों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और अमित सिंह हमारी संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से देखा जाए, अब अगर भक्तों को, जो लोग फॉरेन कंट्री में या कहीं दूर दराज रहते हैं और उनको काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कराना है, तो अब ये ऑनलाइन भी करवाया जा सकता है। कैसे होगा और क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों को दर्शकों को, जो भक्त हैं, उनको फॉलो करना होगा और किस तरह से रुद्राभिषेक हो पाएगा, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ऑनलाइन दर्शन पूजन और ऑनलाइन रुद्राभिषेक की मांग बहुत पुरानी थी और इस मांग को कल उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरा कर दिया है। ऑनलाइन दर्शन पूजन की शुरुआत हो गई है। ऑनलाइन जिनको भी रुद्राभिषेक कराना है वो बाकायदे वेबसाइट पर जाकर जो उसका शुल्क है वो उस शुल्क की प्रतिपूर्ति करके वो ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे, ऑनलाइन रुद्राभिषेक करा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दर्शन पूजन के बाद अब मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर सकेंगे। सीमित मात्रा में ही, एक साथ बहुत ज्यादा लोगों को नहीं, सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को छोड़ा जाएगा और एक एक करके लोग दर्शन कर सकेंगे। जी बिल्कुल। और साथ ही जिस तरह से देखा जाए, अगर हम मंदिर की बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि सीमित संख्या में लोगों को खोला जाएगा, छोड़ा जाएगा और एक एक करके लोग दर्शन कर पाएंगे,
कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन जारी की गई है मंदिर प्रशासन की तरफ से, मंदिर प्रशासन को लेकर कि आपको साफ तौर पर मंदिर को सैनिटाइज करके रखना है समय समय पर, और जो भी भक्त वहां पर आएंगे उनको वो मास्क लगा कर आएँ, और साफ तौर पर जो तमाम गाइडलाइन है उसका पालन करना बेहद ज़रूरी है भक्तों के लिए भी और जो मंदिर प्रशासन है उनके लिए भी। देखिए अनन्या, जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि 24 घंटे में ये एक अच्छी खबर है कि संख्या में कुछ कमी आई है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना पॉजिटिव की जो बढ़ती हुई संख्या है उसको देखते हुए देवालय खोले तो गए हैं, लेकिन निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। और जो आपने जिक्र किया, हर आरती के पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में 4 आरती होती है, मंगला आरती, भोग आरती, सप्तऋषि आरती और शयन आरती। प्रत्येक आरती के बाद पूरा गर्भगृह जो है उसको सैनिटाइज किया जाएगा। पूरे मंदिर के प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए जो अर्चक हैं, जो पुजारी हैं, वो दर्शन कराएंगे। और गर्भगृह के बाहर से ही अभी दर्शन कराने की सुविधा होगी। कोई भी गर्भगृह में प्रवेश नहीं करेगा और कोई भी शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकेगा, तो दूर से ही लोग दर्शन करेंगे। फिलहाल मंदिर प्रांगण के अंदर रुद्राभिषेक जैसी कोई भी आरती जो विधि विधान है वो उससे अभी बचने की कोशिश है। सिर्फ और सिर्फ अभी आप दर्शन करेंगे, झांकी दर्शन का ही प्रावधान होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए जो प्रशासन है वो लगातार संपर्क में है मंदिर प्रशासन के। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 24 मार्च को लागू किए गए लॉकडाउन के बाद से धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खोल दिए गए हैं। अयोध्या में प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर खोल दिया गया है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन मंदिरों की तस्वीर अब पहले जैसी नहीं दिखी। लोग मंदिर में एहतियात बरतते हुए नजर आए। मंदिरों के बाहर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम कराए गए हैं। हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसका मंदिरों में पालन किया जा रहा है। योगी जी का निर्देश था कि सभी धर्म स्थलों के धर्माचार्यों से संपर्क करके व्यवस्थित जितने भी श्रद्धालु आए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्देशित नियम है उनका पालन करते हुए उनको दर्शन सुलभ कराया जाए। इसी क्रम से नगर नई व्यवस्था सैनिटाइज की व्यवस्था रखी है। 10 प्रमुख मंदिरों में हमने परमानेंट सैनिटाइज की व्यवस्था कर रखी है। तो सोशल डिस्टेंस का पालन सभी भक्त करते हुए चले आ रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं एवं दूरियां जो है सरकार ने जो गाइडलाइन तय किया है उस दूरिया के अंतर्गत जो सामने भगवान के सामने गर्भगृह में आएंगे वो 3 से 4 लोग ही रहेंगे, दूर से ही प्रणाम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसी योजना, ऐसी रचना है मंदिर परिसर में। ब्रेक बाद आपका स्वागत है और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में टीम 11 की बैठक चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद हैं और तमाम टीम 11 के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो लगभग हर रोज ये टीम 11 की बैठक होती है। कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और कदम कितने कारगर साबित हो रहे हैं, इसको लेकर लगभग रोज ही चर्चा होती है। फीडबैक तमाम अधिकारियों की तरफ से दिया जाता है कि क्या कुछ चीज़ें की गई हैं, ज़मीनी स्तर पर सरकार की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं लोगों को पहुंचाई जा रही हैं। अनलॉक 1 में किस तरह से जो तमाम चीज़ें खोलने का जो निर्देश और जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है उसको लेकर ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ चीज़ें की जा रही हैं। लगभग रोज़ ही इस बैठक में तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होती है। तो अपने आप में बेहद अहम ये बैठक और प्रदेश में क्या कुछ चीज़ें कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से की जा रही हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं, कंटेनमेंट जोन है तो वहाँ पर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो तमाम जो टीम 11 के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक को लेकर फीडबैक देते हैं कि क्या कुछ चीज़ें ज़मीनी स्तर पर सरकार की तरफ से की जा रही हैं, उनका किस तरह का रिस्पॉन्स, किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है, इसको लेकर लगभग रोज ही चर्चा होती है। तो ये फिलहाल ये तस्वीरें टीम 11 के साथ बैठक चल रही है योगी आदित्यनाथ की।
तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 की बैठक कर रहे हैं, जहां पर तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, टीम 11 की बैठक चल रही है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, 2 दिवसीय दौरे पे मुख्यमंत्री पूर्वांचल के कई जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का औचक निरीक्षण किया और कोविड की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। दौरा करने के बाद आज मुख्यमंत्री लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं और उन जिलों में जो भी खामियां निर्देश है वो प्रमुख सचिव स्तर पे मुख्यमंत्री इस बैठक में जो 11 कमेटियों के अध्यक्ष हैं उसमें संबंधित को निर्देशित कर रहे हैं, क्योंकि कई उत्तर प्रदेश में जो धर्म स्थल है वो जन सामान्य लोगों के लिए भी खोल दिए गए हैं, तो कहीं कोई दिक्कत न हो, सोशल डिस्टेंसिंग का साथ साथ जो भी गाइडलाइन है उसका अक्षरश पालन हो, इसको लेकर के भी निर्देश दे रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में रोजगार मुहैया कराने के लिए एक ग्राम स्तर पर समिट बनाने का निर्णय किया है और वहाँ जो प्रवासी मजदूर वापस आए हैं उनकी स्किल को सरकार सर्वे करवाने के बाद रोजगार मुहैया कराएगी। इन सब मुद्दों को लेकर के, साथ ही कोरोना वायरस की अब तक क्या अपडेट है पिछले 24 घंटे में और आने वाले 24 घंटे में, इन सब की मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं टीम 11 के साथ। उनके साथ चिकित्सा मंत्री जयप्रताप सिंह के साथ साथ टीम 11 के जो भी सदस्य हैं कमेटियों के अध्यक्ष वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पंकज। और बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बहराइच में तेंदुए का आतंक, 8 साल की मासूम को तेंदुए ने बनाया निवाला। तेंदुए के हमले से बच्चे की मौत। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 8 साल की मासूम बच्ची को तेंदुए ने अपना निवाला बनाया। बहराइच में तेंदुए का आतंक देखने को मिला। 8 साल की मासूम को तेंदुए ने बनाया अपना निवाला। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बहराइच में तेंदुए का आतंक देखने को मिला, जहां पर 8 साल की बच्ची को तेंदुए ने अपना निवाला बनाया। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, 8 साल की मासूम को तेंदुए ने अपना निवाला बनाया। दिवाई के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर मुकदमा दर्ज। गुड्डू पंडित समेत 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। लॉकडाउन के दौरान बीच हाईवे पर जन्मदिन मनाया था। अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले दिवाई के पूर्व विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित एक बार फिर विवादों में हैं। उनके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन करने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में 15 से 20 अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया। आरोप है कि कोरोना महामारी के दौरान शारीरिक दूरी का भी उल्लंघन किया गया। वहीं विधायक का दावा है कि पेरिफेरल के पास स्थित एक गांव के युवकों ने उनकी गाड़ी रुकवाकर केक काटने का आग्रह किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दर्ज किए गए मुकदमे में कहा गया है कि पूर्व विधायक गुड्डू पंडित रविवार शाम 4 बजे के करीब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर रामपुर फतेहपुर गाँव के सामने किसी का जन्मदिन मना रहे थे। 8 से 9 गाड़ियों का काफिला वहां मौजूद था और केक को गाड़ी के बोनट पर रखकर काटा जा रहा था। इस दौरान सूचना पर PRV 1241 पर तैनात पुलिसकर्मी पहुंचे और मौके से केक को बोनट से हटाया गया। जी, मेरा जन्मदिन 10 जुलाई को है। मैं नोएडा से निकल कर बुलंदशहर आ रहा था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी। लड़कों ने गाड़ी को पहचान लिया। कुछ लड़के हाईवे पर अपना जन्मदिन मना रहे थे और मेरी गाड़ी के सामने आ गए, तो मैं इनको रौन तो देता नहीं, तो उन्होंने मेरी गाड़ी पे केक रख दिया, भैया एक केक काट दीजिए और चले जाइए। तो मैंने वो केक काट दिया और समझाया नौजवानों को, यार देश कोरोना से लड़ रहा है, तो आप लोग केक काट रहे हो। अब नौजवान थे, समझाया बहुत, नहीं माने,
तो मैं उनको समझा करके और अपनी गाड़ी में निकल के मैंने सबको समझाया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो और अपने घर जाओ।